कहत तो होता ही होता है, 1-2 साल 3 साल के बाद कहत और थर का चोले दामन का रिश्ता है। उसी कहत की को कमजोर करना, कहत के वजूहात को खत्म करना, वो सिर्फ एक ही नामुवाहिद जरिया है, रोड। अभी भी कहता है, इससे पहले भी कहता आते रहे हैं, लेकिन अभी इतना वो महसूस नहीं हो रहा है, लोग इतना फील नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ भी देखो आप, ये हरी भरी हर चीज़ें जो है बैलेज की, वो यहाँ सुबह सुबह मिलती है, बस सब्जियाँ मिलती है, चारा मिलता है, हर चीज़ मिलती है। तो ये जो कम्युनिकेशन, जो रोड्स बने, इसकी वजह से यहाँ जो डेवलपमेंट हुई है, उसमें बड़ा जो है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है। पहले तो जो कैद साली होती थी उसके असरात दिखाई देते थे। अभी तो जो कैद साली है वो जो इतनी ज़्यादा मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मीडिया में ज़्यादा रिपोर्ट होती है, मीडिया उसको ज़्यादा दिखाती है कि ये मोर मर गए, पक्षी मर गए, जानवर मर गए। हमारे कुछ दोस्त आते हैं तो जो नौकोट और डिस्ट्रिक्ट थरपाकर से जैसे ही थोड़े बाहर होते हैं तो उनके जहन में ये होता है कि हम जैसे शहर के अंदर दाखिल होंगे या गांव के अंदर दाखिल होंगे तो बच्चों की लाशें होंगी और बच्चे जो बिलक के बच्चे मिलेंगे, लाइक दैट ना, उनका ये एक नैरेटिव बना हुआ था। पिछले 10-12 साल में 2-4 चीज़ें हुई हैं, बल्कि 2001 के बाद मिट्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से या पूरे थर के पॉइंट ऑफ व्यू से, थर के शहरों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो थर में रूरल एरिया से अर्बन माइग्रेशन हुई है, दूसरा आउट माइग्रेशन जो शहर से अंदर से हो गई थी बड़े शहरों में, वो रिवर्स माइग्रेशन हुई है। उसकी वजह कम्युनिकेशन है, रोड बेहतर हुए हैं, लोग आना जाना शुरू हो गए हैं, शहरों से राब्ता बढ़ गया है। ये ज़िला बनने के बाद एक कैपिटल, ज़िला कैपिटल के मरकज़ से ट्रेजरी बिल्स आना शुरू हो गए हैं और फिर लोकल गवर्नमेंट्स मजबूत हुई हैं। तो ये तो सारे एक्सटर्नल वो फैक्टर थे जो फैसिलिटेट करते हैं किसी भी बिज़नेस को। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आई है, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आए तो सारे दफ्तर आए हैं। ये जो बल्दियाती निज़ाम हुआ ना, तो उससे भी बड़ा फ़ायदा हुआ कि बल्दियाती निज़ाम में पहले तो ये था कि अब गवर्नमेंट तक तो हर एक इंसान की तो रसाई नहीं होती थी ना, आम शहरी की नहीं रसाई होती थी कि हम MPA के पास चला जाए या MNA के पास चला जाए, तो उसकी रसाई नहीं होती थी। लेकिन ये बल्दियाती निज़ाम के वजह से ना वो अपने काउंसलर के थ्रू नाज़िम के पास चले जाते थे, नायब नाज़िम के पास चले जाते थे, और गवर्नमेंट ने उनको स्कीमें दी तो उन्होंने अपने अपने गाँव में, अपने अपने UC में रोड रास्ते भी बनाए और ये वाटर टैंक पानी के लिए नल वगैरह भी लगाए, तो इससे भी बड़ी तरक्की हुई। देखो, शहर में आने से एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें तो ये हुई है कि हम वहाँ जाएंगे, हमारा जो बाल बच्चे हैं या जो उसको हम पढ़ाएंगे, या कुछ ऐसे भी हैं कि वहीं तो गांव में 2-3 महीने जो बारिश के होते हैं उसके अलावा फारग होते हैं। वो भी इसलिए आए कि अभी कोले अपना निकल रहा है, या ये जो भी काम आ रहा है, या और भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, उससे हमारा थोड़ा धंधा भी हो जाएगा, हमारी डेली बेसिस पे हमारी जो इनकम भी आ जाएगी, और उससे हमारा घर भी चल जाएगा। एक गांव ऐसे भी, एक पूरे गांव के 30-40 घर यहाँ से माइग्रेट गांव से होके यहाँ आए। वो क्या हुआ कि झगड़ा हो गया, एक मतलब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ पड़े, तो वहाँ से जो हिंदू थे वो पूरा गांव मतलब छोड़ के चले आए। एक गांव में एक लड़की को उठा के, हिंदू की लड़की को उठा के लेके गए, तो उस पर भी झगड़ा हो गया, वो भी माइग्रेट करके शहर में बस गए। तो ये भी एक मतलब ट्रेंड हुआ है। ज़्यादातर मिट्टी में ये हिंदुओं का गांव है और यहाँ माइग्रेशन ज़्यादातर हिंदुओं की हुई। थरपारकर में नज़र आ रहा है कि मिट्टी में और इस्लामपुर में तरक्की जो हुई है, डेवलपमेंट हुई है, वो बहुत तेज़ हुई है। अब उसकी मेन वजह ये है कि 170 बिलियन टन कोल का वहाँ पर मौजूद होना। ठीक है, यहाँ मतलब जैसे कोयला निकल रहा है, तो इस कोयले के हवाले से यहाँ फैक्ट्रियाँ भी लगेंगी, लोग उस फैक्ट्रियों में काम भी करेंगे, यहाँ की होटलिंग सिस्टम जो है वो अच्छा हो जाएगा, या जो गेस्ट हाउस हैं
वो बनेंगे, अच्छे बनेंगे और गेस्ट हाउस में लोग बाहर से आके यहाँ रहेंगे, यहाँ आगे चल के मतलब यहाँ फॉरेन ये टूरिज़्म ज़्यादा आएंगे। ये भी एक मतलब लोगों की है ख्वाहिश है। इस वक्त भी कम्युनिटी में जो डिसबैलेंस है वो ये कि जो लोग भी थोड़े बहुत वेलाफ हैं, थोड़े बहुत अवेयर हैं, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे एजुकेशन अपने बेटे को दे रहे हैं, सेकंड प्रायोरिटी को पे बेटी को दे रहे हैं। तो करंटली तो ये बहुत बड़ा डिसबैलेंस है। बेटे को तो अकेला हैदराबाद छोड़ देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बेटी को बड़ा मुश्किल छोड़ते हैं। अगर वही चीज़ें यहाँ पे अपने ही गाँव में, अपने ही पड़ोस में, अपने ही शहर में अवेलेबल होगी तो ये चेंज, मुझे एक उम्मीद है कि लड़कियों को भी पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो तरक्की तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ खदशात भी हैं। लोगों के खदशात भी हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी ये जो खुदाई हो रही है, ये ज़मीन के जो लेयर्स हैं लैंड के, ये जब अपनी जगह छोड़ जाएंगे तो उसमें वैक्यूम होगा तो ज़लज़ले आएंगे, कुछ धमाके होंगे, कुछ गैसेस निकलेंगी, इन्वायरमेंटली उसको जो है ना वो सफ़र करेगा एरिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अभी जो ये कोयला निकल रहा है या मतलब निकलेगा, उसके असरात ये हैं कि यहाँ पे जो मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन है, अभी स्मोक बढ़ेगी, मतलब पानी जो है नीचे से मतलब निकाला जा रहा है तो पानी कम हो जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। उसके बाद ऐश जो निकलेगी उस पर भी ख़राब असरात पड़ेंगे। उसके अलावा यहाँ आवाज़ बढ़ गया है। शहरों में से लेके देहातों में, जहाँ पे अगर किसी भी एक ट्रैक पे अगर 2 लारी चलती थी तो आज उस वक्त उसी ट्रैक पे 50 टैक्सीज चलती हैं। तो अब जहाँ पे मैं आपको बताऊँ 87 में इस्लाम कोर्ट में 5 4 व्हील जीप्स थी जो टैक्सीज थी। इस वक्त वहाँ पे 500 हैं मुख्तलिफ, चाहे वो 4 व्हील हों, चाहे जीप्स हों, चाहे कार्स हों, चाहे चिंगजीज़ हों, जो कि टेरिशरी रोड्स पे जो निकल के गांव तक जाती हैं, लोगों को सर्विस दे रहे हैं। औरतों का ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हुआ करता था, कम ट्रैवल करती थी, तो उसको भी ट्रैवल की एक्सेस मिली। वो घर से निकल के शहर तक आती हैं, सिर्फ इलाज के लिए भी नहीं। अभी तो ये भी चेंज आई है कि अगर इतनी ईजी ट्रांसपोर्ट है तो वो अपनी ज़रूरियात की चीज़ें खरीदने के लिए मिट्टी आ जाती है, इस्लाम कोर्ट आ जाती है, उन्हें मौका मिलता है, वो घर से बाहर निकलें, घर की ज़िंदगी के अलावा भी बाकी जो चीज़ें हैं उसमें भी वो इन्वॉल्व होती हैं। तो इन्होंने भी औरत की ज़िंदगी में भी ये चेंज आई है। पहले जो माहौल था वो भी नहीं रहा है। पहले एक छोटा सा गांव था तो लोग एक दूसरे को जानते थे, आपस में जो एक भाईचारा, मोहब्बत, प्यार था वो अभी नहीं रहा है। अभी ज़्यादा लोग हो गए, एक दूसरे को जानते भी नहीं है। इवन जो हमारे पहले के जो बैठे हुए हैं, जैसे ये कुम्हार हैं, वजीर हैं या ठाकुर हैं, तो पहले तो एक कुछ होता था काम, छोटा छोटा काम होता था तो हर एक को पता चल जाता था भी वहाँ ये हो गया है। लेकिन अभी तो कोई डेथ हो जाती है तो अभी तीसरे दिन या चौथे दिन पता चलता है कि यहाँ फलां बंदा जो है वो बहुत हो गया है। हालांकि कम्युनिकेशन भी तेज़ है, फिर भी वो जो पहले वाली थी वो नहीं है। अब कराची में आप इस वक्त जो मौजूद पॉपुलेशन है उसका अगर परसेंटेज लगाएंगे तो क्या था? पारसी सबसे ज़्यादा थे, बंगाली यहाँ पर सबसे ज़्यादा थे, ईरानी सबसे ज़्यादा थे, हमारे अफ़गानी थे, हिंदू काफ़ी ज़्यादा थे। अब उनका तनासब कोई है? चले वो 10% जो है वो बचा है, वो आपको नज़र कहीं नहीं आता। खुदा न खास्ता अगर नज़र आ जाए तो आपको वो पहचान में नहीं आता कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी है। दे लॉस्ट देयर कल्चर। उनके पास उनका कोई कल्चर नहीं रहा, उनके पास उनकी कोई ट्रेसिंग, कोई ज़ुबान, कुछ नहीं रही। तो ये मिट्टी में ऐसा होगा। महंगाई ज़्यादा हो गई है, इंसान का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी हाई हो गया है। पहले जो सादगी होती थी, सिंप्लिसिटी होती थी, उसमें जो गुजारा कर लेते थे, अब वो चलता नहीं है। अब जब एक बंदा जो एक चीज़ पे आ गया है तो उसको उससे पीछे हटना मुश्किल होता है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरे घर में अगर सालन पकता था तो एक दिन पकता था तो 2 दिन पकता ही नहीं था। दही, घी, दूध, मक्खन वगैरह वो खा लेते थे बस, अपना जो था विदाउट एक्सपेंसेस। अब तो सुबह जो है ना वो भी अंडे चाहिए उस पर, अपने नाश्ते पे, ब्रेकफास्ट पे, दोपहर को सालन चाहिए, शाम को अलग सालन चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ी हैं। आप देखें कि मिट्टी में कोई मिट्टी शहर में
जो जो पैसे खर्च होते हैं तनख्वाह की मद में, हमारे कर्ज़ों की मद में, वो महीने के कोई 5 से 7 करोड़ रुपए यहाँ पे मेरी एस्टिमेट है कि लोगों के पास जाते हैं। नाउ दे हैव टू स्पेंड इट, दे हैव टू स्पेंड इट ऑन द रेस्टोरेंट्स, दे हैव टू स्पेंड इट ऑन द नाई के दुकान पे, दे हैव टू स्पेंड इट ऑन रेडियो, टीवी, अप्लाइंसेस। और ये जब पैसा आता है तो उसके नस्बत से बिजनेसेस ग्रो करते हैं। तो मिट्टी हैज़ बिकम नाउ मेन स्ट्रीम टाउन। ये बर्थडे का सिलसिला चल निकला है। पहले तो बर्थडे पता ही नहीं होता था उस खुद बंदे को कि मैं किस दिन मेरा जन्म हुआ था, लेकिन अब तो सारे वो फेसबुक ये वो फिलहाल पड़े हुए हैं, तो उस बंदे को पता हो ना हो, लेकिन उसके यार दोस्त प्रोग्राम बना के बोला आ जाओ आज तुम्हारा केक काटना है यार, ये करना है। अब जब काफ़ी रेस्टोरेंट्स खुले हैं ना, पहले तो रेस्टोरेंट या था ही नहीं, होटल ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब जो खुले हैं सुनते हैं अभी अल मंजर, अल दुबई, ऐसे ऐसे नाम रखे हुए हैं, तो लोग जो है ना वो थोड़ा होते हैं उसमें इंस्पायर, तो फिर जाए हम वहाँ देखें खाएं क्या कैसे है। बिजनेस कौन से बड़े हैं? सबसे बड़ा बिजनेस जो बड़ा है मेसनरी का बड़ा है। आपको नज़र तो आ रहा होगा रेस्टोरेंट, लेकिन रेस्टोरेंट कितने खुले होंगे? 20। गेस्ट हाउस कितने खुले होंगे? 10। लेकिन यहाँ पे मेसन जो किसी ज़माने में 50 थे अगर मैं गिनूँ तो, इस वक्त मेसन 5000 मेसन है जो न सिर्फ मिट्टी में लेकिन हर जगह काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के ठेके जो ठेका लेते हैं कंस्ट्रक्शन का, उसमें भी काम कर रहे हैं। तो मेसनरी का बड़ा है, मेसनरी के अलाइड फील्ड में है, ईंटों के भट्ठे बढ़ गए। उनकी आप देखेंगे, सुबह आप देखेंगे तो आपको जो यहाँ से ग्वार बाजरा लेके 50 ट्रकें निकलती थी, और अभी 50 ट्रकें ईंटें लेके आ रही हैं, और ज़ाहिर है कहीं ना कहीं उसकी खपत है। तो कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से यहाँ बढ़ा, ये इंडस्ट्री बढ़ी है। ज़ाती ज़िंदगी से अगर मैं दूँ तो मैट्रिक तक हमारी जो हमारा मोहल्ला था उसके अंदर हमारे मोहल्ले से मुराद है कि एक टीले से लेके दूसरा टीला और बीच का सारा जो है वो हमारा था। उसके अंदर हमारे 9 घर थे, और जो जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वो प्लॉट हमने लिया था 16,000 में उस टाइम पे। और वहाँ पर अभी जो जिस घर में मैं रह रहा हूँ उसकी प्राइस कोई 1 करोड़ तक है, जो 16,000 का प्लॉट था। अब अगर 16,000 या 10,000 का प्लॉट जो है वो 1 करोड़ तक जा सकता है उसकी, तो आप देखेंगे आजू बाजू में क्या क्या चेंजेस की होगी। पहले यह था कि ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं थी। वैसे भी जो आया आदमी वो कब्ज़ा करके 100 बाय 100 फुट पे कब्ज़ा करके बैठ गया, उसकी वैल्यू नहीं थी। उसके बाद जैसे भी लोगों के आने की रफ्तार बढ़ी और लोग ज़्यादा गांव से यहाँ ज़्यादा आ गए, तो ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई। पहले तो 5,000, 10,000, 20,000 में मिलती थी, अभी लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख में भी ज़मीन एरिया के हवाले से मिलती है। तो वो उसका कोई भी मतलब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसकी कोई मालकी नहीं है, ओनरशिप कोई नहीं है, लेकिन लोग जो ज़मीन पड़ी है उस पर बैठ के फिर बेच रहे हैं। पहले तो यहाँ कोई पूछता ही नहीं था ज़मीन को। अब तो उसके जो जिसके 1 लाख या 2 लाख मिलते थे उसके अभी 1 करोड़ मिल रहे हैं। तो जाहिर है लोग तो ऑक्यूपाई करेंगे, मसाइल होगा, और उसको मतलब एक बंदा किसी को बना के गया तो दूसरे दिन दूसरे ने बना ली। तो मसला ये है कि वो गवर्नमेंट की लैंड है, किसी को पता नहीं है। अभी जो ताकतवर हो वो उसको ले लेता है, इसलिए कि भाई कल मैं जाके किसी को सेल करूँ मुझे पैसे मिलेंगे। तो ये है। और यहाँ के कुछ पटवारी भी ऐसे हैं जो एक दिन एक को बना के कुछ दे रहे हैं, दूसरे दिन दूसरे को वही ज़मीन बना के दे रहे हैं। ये भी मसले हो रहे हैं। सिटी सर्वे हो जाता था तो फिर पता चलेगा तो ये सरकारी लैंड है कि मालकी वाली लैंड है क्या नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसी वजह से कब्जाखोरी बहुत चलती है। सिटी सर्वे हो जाए तो कब्जाखोरी बंद हो जाए। सिटी सर्वे में ये है कि यहाँ पे लोगों का जो मालकाना हकूक़ है वो स्टेट को देना रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आज मैं इस शॉप में रह रहा हूँ, मेरी अपनी शॉप है, लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी है, ठीक है। ये मीन्स हमारे दादाओं परदादों की वहाँ पे वर्षे में मिली हुई ज़मीन तो है,
उस पर हमारा राइट तो है, हम बैठे तो हुए, लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ कि ये मेरी ज़मीन है। और ये जितने भी मैं कह रहा हूँ, जितने भी इलेक्टेबल और इलेक्टेड, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो MNA हो, MP हो, उन सब का हिस्सा बने। अब सिटी सर्वे क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हर एक के पास एक बेनामी ज़मीन है, जिसका कोई वक़्त नहीं है, जिसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, जिसका कोई कागज़ नहीं है। अगर आपकी सर्वे हो जाएगी तो आप आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि आपके पास इतनी बेनामी ज़मीन है। फिर उसका एक अलग से खाता खुलता है, आपको उस हिसाब से पैसे देने होंगे। वो इतने रखते सकते हैं या नहीं रख सकते, वो आपको उस पर कदगन भी लग सकती है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे पॉलिटिकल एक इन्फ्लुएंस है कि यहाँ सर्वे ना हो। दूसरा तो सिक्योरिटी का मसला होता है कि यहाँ तो हमारा लिए वहीं तो कोई मसला नहीं होता था, हमारा मौला होता था, हमें एक ही बंदा गांव में बैठा था, हम कराची में महीने के बाद आए, 2 महीने के बाद आए, हमें ये प्रॉब्लम नहीं होता था पीछे कोई मसला होगा। लेकिन अभी हम शाम का 7-8 होते हैं तो भी हमें घर आना पड़ता है, इसलिए कि हमारा पता नहीं क्या होगा, वो बच्चे फील कर रहे हैं कहाँ गया, क्या हो गया, किधर हो गया, हमें डर लगा है, किसके पास जाएं, कहीं जाएं। ये थोड़ा सा हमारी तारीख में अभी हुए हैं कि 2-3 कत्ल हुए, वरना हमारी तारीख में नेचुरल डेथ होती थी, वो भी 15-15, 20-20 दिन हमारे लोग अपने गम में निटाल बैठे होते थे। यार वो इतना बड़ी उम्र का 80 साल का 90 साल का मर गया, वो भी दुख होता था। लेकिन अभी तो नौजवान जो 15 साल 20 साल 30 साल का किलिंग्स हुई है। कुछ तो ऐसी चीज़ें जो हमारे बंधु को ये देखा नहीं था, पता भी नहीं था ये क्या है। अभी तो मेरे सामने CCTV को और कोई समझ रहेगा, ये पता नहीं हमारे लिए क्या है, बंदूक भी हो सकती है क्योंकि लगी पड़ी है यार, ये पता नहीं क्या है, हम अगर इसमें आ जाएंगे फंस पड़ेंगे, ये खदशात हैं। 2 साल पहले जब प्रेसिडेंट बना था, उससे पहले और दोस्त थे जो उसको रिप्रेजेंट करते थे। 2 साल पहले जैसे तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि यहाँ पे जो है हम कम से कम जो है इस्लाम को शहर को सिक्योर करने के लिए प्लान करें। ये एक MOU हमारा साइन हुआ था, जिसमें सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी हमें कैमरास लेके देगी, हम यहाँ पे जो है ये सिस्टम, ये इसको रूम वगैरह बना के देंगे, ठीक है, और पुलिस जो है उसको मॉनिटर करेगी। और इस कोल का निकलना चूँकि एक नेशनल काज है, जिसको अब नेशनल काज में लाया गया कि आपका मुल्क जो है वो एनर्जी डेफिशिट है, और अगर कोल निकल जाएगा तो इसका एक बड़ा मसला जो है वो हल हो जाएगा। अब उस एनर्जी के मसले के हल के साथ साथ आपकी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, आपके बाकी सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वो बेहतर हो जाएंगे, काफ़ी सारे सेक्टर बेहतर हो जाएंगे। एक मतलब कि आपका एक थीम बनाया हुआ है आपके जहन में है कि कोल निकलने से आपके काफ़ी सारे मसले जो है प्रोविंशियल भी और गवर्नमेंट के नेशनल लेवल के हल हो जाएंगे। देखें, इस वक्त एक बहुत सारे नैरेटिव्स नज़र आ रहे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं, थर बनेगा दुबई, थर बनेगा पाकिस्तान बनाएगा थर। ये वो सारे मफरूज़ हैं, इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये वो सारे ऐसे क्या कहते हैं पॉलिटिकल नैरेटिव्स है या कारपोरेटिव नैरेटिव है, जिसकी वजह से उनको आसानी हो जाए बैठने में। लोग कह रहे हैं कि अभी इस्लामपुर दुबई होगा, लेकिन दुबई होगा, कुछ लोग ये हैं, अभी हम भी मिडिल क्लास से भी मेरे समझ में हैं, तो हम समझ रहे हैं कि अगर ये दुबई तक या होगा तो हम कैसे सस्टेन करेंगे, क्योंकि हमारी तो इतनी प्रॉपर्टी नहीं है। चलो हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, कुछ हमारे रिलेटिव ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं या वो आना डेली बेसिस पे कमाते हैं, उसकी कमाई क्या होगी, अगर वो कैसे सस्टेन करेंगे, उसको इतनी सारे जो एक्सपेंसेस है वो कैसे बियर होगा। हाँ, ये है खदशा है बिल्कुल लोगों को कि ये दुबई तो होगा, देखने में तो बहुत अच्छा आएगा, लेकिन हम कैसे उसमें रह पाएंगे। यहाँ कोल की वजह से काफ़ी मतलब डेवलपमेंट तो होगी, और खदशे ये हैं कि काफ़ी लोग जो हैं उनका एहसास होगा, जो मतलब ताकत में कम है, गरीब लोग हैं, तो उनके लिए बड़े मसाइल होंगे, क्योंकि वो जो कुछ लोग ताकतवर हैं वो उनकी ज़मीनें, उनका जो है मसला वो करेंगे। अभी भी हो रहा है, अभी भी हुआ है, काफ़ी ऐसी ज़मीनें थी जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने उनको पता ही नहीं था बेचारे, वो पुराना खाता है, किसके खाते था या नहीं था, तो वो चेंज करके
मैंने ले लिए, उन्होंने अपने अपने नाम कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पैसे आ रहे हैं थर में, ये जो डेवलपमेंट हो रही है, इससे शहर नहीं बनने वाले हैं, इससे इंडिविजुअल बनने वाले हैं। ये अपना कांटेक्ट बाराड़ी से तोड़ नहीं रहे हैं, हम खुद सोच रहे हैं कि हम वहीं भी जगह हमारा अभी जो है ना वो उसको और भी बना रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं यहाँ कैसा होगा, क्योंकि हमारा वहाँ प्लाट है, हमारी वहीं जगह है। अभी हम घर गए थे, हम देखे थे यार कुछ उसमें टूटी पड़ी है, अभी हम बनाएंगे। और हमारे जो और भी हमारे दोस्त हैं जो मिट्टी में रह रहे हैं, मेरा रिलेटिव है, कोई चेलार में रह रहा है, कोई वो भी कह रहे हैं कि हम वापस हमारा घर बनाएंगे, क्योंकि ये मालूम नहीं कि 15-20 साल के बाद हम वहाँ सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर रहे हैं। मतलब आप झूठ और सच की ऐसी जंग में है जहाँ पर आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि सच क्या है, झूठ क्या है, और इतना मर्की है, ये इतना ब्लर किया गया है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब परेशानी करनी पड़ेगी वाकई में कि है क्या।